ओके, तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाजार में बना हुआ है और उस पर हम लोग सवाल जवाब लेंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर जो जिसको पूरे दुनिया और मार्केट लेके जिसके लिए फिक्रमंद है वो है इजराइल में हमास के साथ युद्ध। और अब मार्केट इससे थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन ग्लोबली जियोपॉलिटिक्स में ये एक प्रॉब्लम बनी हुई है। ये युद्ध कितना एस्केलेट होगा, कितने दिन चलेगा, गजा का क्या होगा, क्या स्ट्रेटजी है, आसपास के पड़ोसी देशों की क्या रणनीति है, ये सारे सवाल आपके मन में ज़रूर होंगे। तो सीधे चलते हैं हम लोग इजराइल, और वहाँ पे फर्स्ट पोस्ट की मैनेजिंग एडिटर पलकी शर्मा इस समय मौजूद हैं, बिल्कुल लाइव हमारे साथ जुड़ रही है। पलकी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या ताज़ा स्थिति है जो झगड़ा चल रहा है इस समय? जी, इस वक्त एक्शन ज़्यादातर गाज़ा की तरफ शिफ्ट हुआ है। कल जब हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी बेन गुरियन एयरपोर्ट में तेल अवीव में, उस वक्त सायरन्स की आवाज़ गूंज रही थी सेंट्रल और सदर्न इजराइल में। तो गाज़ा की तरफ से, हमास की तरफ से अटैक्स जारी थे। पर इजराइल का, जैसे आप जानते हैं कि एक आयरन डोम सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो फाइनली काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा और कल कोई ख़ासा डैमेज इजराइल की तरफ नहीं हुआ है। हालांकि मरने वालों की संख्या 900 से ऊपर चली गई है और करीब 2500 लोग घायल हैं, तो डेथ टोल बढ़ने की आशंका है। पर अगर एस्केलेशन की बात करें तो डेफिनेटली एस्केलेशन की तरफ ही जा रही है ये बात। जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक हमास के एक ऑफिशियल ने कहा है कि वो अब इजराइल के साथ किसी तरह की डील करने को तैयार है। पर इजराइल का रवैया डील जैसा इस वक्त नहीं लग रहा है। इनफैक्ट जो और इनपुट्स आई हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की, जो US प्रेसिडेंट बाइडन के साथ संडे को बातचीत हुई, तो अलग अलग सूत्रों के हवाले से पता चला है कि नेतन्याहू ने जो बाइडन से कहा है कि हमें ग्राउंड ऑफेंसिव करना है गाज़ा में, हमें आगे बढ़ना है। और ओवरनाइट इजरायली एयर स्ट्राइक्स जो गाज़ा में हुई हैं उसमें करीब 800 यूनिट्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। और इजरायली सरकार ने क्लियरली ये गाज़ा में रहने वाले लोगों को कहा है कि उनको वहाँ से निकल जाना चाहिए। कल इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम एक पूरी घेराबंदी कर रहे हैं गाज़ा की। तो एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है मामला। गौरतलब ये है कि ना इजराइल ना पैलेस्टाइन तेल का उत्पादन करते हैं, ना ही ये तेल के शिपमेंट्स में इन्वॉल्व हैं। पर क्योंकि ये वेस्ट एशिया में क्राइसिस है तो बाज़ार पे आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि इम्पैक्ट ज़रूर होगा। तेल के दाम बढ़ रहे हैं और अगर ये एस्केलेशन लेबनान की तरफ जाता है, जो कि इजराइल के नॉर्थ में है, हिजबुल्लाह की तरफ जाता है, कल हिजबुल्लाह चीफ का भी एक स्टेटमेंट था कि इजराइल के अनप्रोवोक्ड हमलों का हम जवाब देंगे। और हिजबुल्लाह का जो रिकॉर्ड है कि वो इस तरह की जब वार्निंग देते हैं तो उस पर अमल करते हैं। तो अगर ये उस तरफ बढ़ता है, अगर ये ईरान की तरफ बढ़ता है, तो और वॉलेटिलिटी की संभावना है। कि हिजबुल्लाह ने की तरफ से खबरें आ रही थी कि उन्होंने कुछ नॉर्थ फ्रंट पे कुछ अटैक्स किए हैं। अगर हिजबुल्लाह के खिलाफ कोई कार्रवाई इजराइल करता तो मतलब वो लेबनान के खिलाफ कार्रवाई मानी जाए, क्योंकि वो उसके स्टेट में जाके करेगा। और दूसरी तरफ अभी ये नहीं तय हो पाया कि ईरान का इसमें किसी भी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। आप वहाँ चूँकि लोकल हैं, आपने बहुत बातचीत की होगी, इजरायली पर्सपेक्टिव क्या है कि ये लड़ाई सिर्फ गजा की ज़मीन तक सीमित है या लेबनान पहले इसमें टारगेट बन सकता है, ऐसी आशंका है? इजराइल में अगर आप किसी से भी बात करें तो इस वक्त बहुत गुस्सा है अपनी सरकार को लेके भी, क्योंकि ये एक कोलोसल इंटेलिजेंस फेलियर रहा है नेतन्याहू सरकार का। पर यहाँ के लोगों का मानना है कि ईरान की मदद के बगैर हिजबुल्लाह ये नहीं कर सकता, हमास ये नहीं कर सकता। और ये हम सभी जानते हैं कि हमास को हथियारों का सपोर्ट और पैसे का सपोर्ट 70% ईरान से आता है। तो ईरान का हाथ कंप्लीटली हमास के साथ है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिनका कहना है कि अगस्त में पहली बार इस तरह की मीटिंग शुरू हुई थी और उसके बाद जो इरानियन गार्ड्स हैं उनका गो अहेड पिछले हफ्ते आया। पिछले हफ्ते उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया कि आप ये अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जिस स्केल का ये अटैक हुआ है, 5 से 7 हज़ार रॉकेट्स जो फायर हुए हैं एक साथ, ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था। ग्राउंड ऑफेंसिव हुआ है, समुद्र के तरफ से आए हैं, हवाई रास्ते से आए हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड अटैक है ये हमास के अकेले के बस की बात नहीं है। हमास को पैसा और सपोर्ट कतर और अन्य देशों से भी मिलता है, पर जिस तरह का सपोर्ट ईरान से मिलता है वो किसी और देश से नहीं मिलता। हिजबुल्लाह का भी अगर आप देखा जाए तो हिजबुल्लाह इज ऑल्सो सीन एज एन
इरानियन प्रॉक्सी, ईरान का हाथ हिजबुल्लाह के पीछे भी है। तो हर एक जो ये बिंदु है वो ईरान की तरफ ही इंगित करता है और ईरान का इसमें जो रोल है, हालांकि ईरानियन सरकार ने कहा है कि हमारा कोई हाथ नहीं है और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा है कि इस वक्त उनके पास कोई सबूत नहीं है कि ईरान इसमें शामिल होगा। पर यहाँ जो लोग हैं और जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनका मानना है कि ईरान की मदद के बगैर ये हमला, इस स्केल का हमला संभव नहीं था। करेक्ट है, चूंकि हिजबुल्लाह शिया मिलिशिया है इसलिए उसको ईरान से सपोर्ट मिलता है। बल्कि ये बताइए कि जो 3-4 हज़ार हमास के लोग घुस के आए थे, इन्फिल्ट्रेट किया था, वो सारे मार दिए गए हैं, पकड़ गए हैं या उनको डेसिमेट कर दिया गया उनके वापस गाजा की तरफ? एक सवाल। और इसी का सेकंड क्वेश्चन ये कि क्या इस वक्त इजराइल की सेना जो 3 लाख उन्होंने अपने रिजर्व फोर्सेस को वहाँ लगाया है, वो लोग ज़मीन पे गए या अभी भी एयर स्ट्राइक तक ही सीमित है? जी, इजराइल इस वक्त फोकस कर रहा है, आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब देती हूँ, एयर स्ट्राइक्स पे ज़्यादा। पर इजराइल सरकार का, और ये अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्योंकि सरकार से कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई है, वो एक ग्राउंड ऑफेंसिव करना चाहते हैं। जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ तो है वेस्ट बैंक जहाँ पे PLO अथॉरिटी है और दूसरी तरफ है गाजा पट्टी जहाँ पे हमास 2006-07 से उन्होंने एक कहते हैं कि चुनाव करवाया और तब से वही पार्टी है, वही अथॉरिटी है। उनकी टॉप लीडरशिप रहती है कतर, दोहा में, और वहाँ से वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइडेंस देते हैं और जिस तरह के अटैक्स हमने देखे हैं इजराइल पे होते रहते हैं। अब इजरायली सरकार का ये प्लान है, ऐसा कहा जाता है कि वो हमास की लीडरशिप को गाजा से हटाएंगे और वो कंप्लीट सीज करना चाहते हैं। तो जिस तरह का ऑफेंसिव इजराइल प्लान कर रहा है वो सिर्फ हवाई ऑफेंसिव नहीं हो सकता। इस वक्त फोकस हवाई ऑफेंसिव पे है, पर इजराइल का जो रिस्पांस है वो इसलिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि इजराइल के 100 से ज़्यादा सिटीजन्स हमास ने बंधक बनाए हैं, पैलेस्टीनियन जिहाद जैसे ग्रुप्स ने बंधक बनाए हैं। और हमास का कहना है कि जब आप एयर स्ट्राइक करते हैं हमारे टारगेट्स पे तो आप ही के लोग मारे जाते हैं उसमें। तो ये एक तरह का प्रेशर बना हुआ है क्योंकि यहाँ जो परिवार हैं जिनके लोग ले जाए गए हैं या जिनके लोग नहीं मिल रहे हैं, उनको ये ऐसा लगता है कि शायद वो बंधक बनाए गए हों, वो उनको छुड़ा लिया जाएगा। तो उनका भी दबाव है सरकार पे कि आप पहले उनको छुड़ाइए, उसके बाद लड़ाई कीजिए। पर नेतन्याहू की जो कोalition के पार्टनर्स हैं वो एक्सट्रीम राइट विंग के लोग माने जाते हैं और उनका ये कहना है कि ये जो मौका है इस इतने बड़े हादसे और इतने बड़े अटैक के बाद हमें गाजा पे अपनी पूरी फोर्स लगानी है। तो ये दो फोर्सेस हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं सरकार के डिसीजन पर। मुझे लगता है कि एयर स्ट्राइक से आगे ये मामला जाएगा, ग्राउंड ऑफेंसिव ज़रूर होगा इजराइल का। दूसरा सवाल आपने पूछा था कि ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स है ये इस वक्त भी क्या इजराइल की ज़मीन पर हैं क्या, या उनको निकाल दिया गया है? जी, आई एम सॉरी। सो कल तक जो हमें रिपोर्ट्स मिली थी उसके हिसाब से 7 से 8 लोकेशंस पे इजराइल में, सदर्न इजराइल में लड़ाई जारी थी। पर देर रात को हमने कुछ लोगों से बात की और उनका ये कहना था कि ज़्यादातर हिस्से सैनिटाइज कर दिए गए हैं। सारे हमास के फाइटर्स नहीं मारे गए हैं, ये तो तय है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बंधक बना के वो वापस अपनी टेरिटरी में ले गए हैं। पर फोकस इस वक्त इजरायली फोर्सेस का यही है कि अगर कुछ लोग अभी भी छुपे हैं इजरायली टाउन्स में तो उनको पहले न्यूट्रलाइज किया जाए। तो वो गन फाइटिंग जब हमने लास्ट चेक किया था तब तक वो जारी थी कुछ हिस्सों में, पर ज़्यादातर अब जो एरियाज थे, जो किबुट्स, जो सेटलमेंट्स हैं, वो सभी इजरायली फोर्सेस के कंट्रोल में हैं। इजराइल और गाजा के बीच 7 बॉर्डर चेक पॉइंट्स हैं जिनमें से 6 इजराइल कंट्रोल करता है। तो इस वक्त फोकस ये है कि जो भी अगर हमास के टेररिस्ट बचे हों इजरायली ज़मीन पे तो उनको पहले फ्लश आउट या न्यूट्रलाइज किया जाए। ओके, बल्कि एक बहुत छोटा सा जवाब लास्ट में चाहिए आपको। अभी तक हम लोगों को लग रहा है कि इजराइल और हमास के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही। हालांकि ऐसी छुटपुट खबरें आई कि हमास चाहता है ट्रूस हो, लेकिन यूएस की तरफ से, यूके की तरफ से या इवन किसी भी बड़ी पावर की तरफ से अभी समझौते का कोई प्रयास ऑफिशियल चैनल से या अनऑफिशियल चैनल से भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, राइट? जो रीजनल पेयर्स हैं, जैसे कि इजिप्ट की बहुत बड़ी भूमिका रही है इस इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में, और पिछले जब इस तरह के युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं तो इजिप्ट ने मीडिएट किया है। तो इजिप्ट बातचीत कर रहा है दोनों तरफ से। इजिप्ट हिजबुल्लाह से भी बात कर रहा है और हिजबुल्लाह का मैसेज इजराइल तक पहुंचा रहा है। तो इजिप्ट इज़ ट्राइंग टू बी अ डील मेकर।
टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोआन, उन्होंने जब से ये लड़ाई शुरू हुई है तब से बार बार कहा है कि हम पीस मेकर का रोल निभाना चाहेंगे। टर्की की भी अहम भूमिका है, वो भी यहीं पास का देश है और टर्की के जो चैनल्स हैं वो दोनों तरफ हैं। टर्की हमास से भी बात करता है। कतर इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। जैसा कि मैंने बताया कि हमास की टॉप लीडरशिप कतर में बेस्ड है। तो अपने अपने लेवल पे ये तीनों पावर्स, तीनों रीजनल फोर्सेस बात करने की कोशिश कर रही हैं, पर इस वक्त डील बहुत अनलाइकली है क्योंकि इजराइल पे इस तरह का हमला कई दशकों में नहीं हुआ और अगर ये सरकार उसका जवाब नहीं देती है, जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं पिछले कुछ दिनों में, तो एक पॉलिटिकल प्रेशर भी उनके ऊपर बनता है और नेतन्याहू इज नोन एज मिस्टर सिक्योरिटी। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो जिस तरह का खामियाजा इजराइल ने भुगता है, जिस तरह का लॉस उन्होंने देखा है, उसका बदला लें। तो इस वक्त जो सेंटिमेंट है इजराइल में वो बदले का है। एक्चुअली जिसकी इजराइल सुनेगा यूएस की, वो अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। दे हैड बीन द कॉलोनी फॉर द ब्रिटिशर्स, इजिप्ट और ये सारी जो कंट्रीज हैं आसपास की। पलकी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। गावर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज सवालों के जवाब देने के लिए। गावर सर, एक क्विक व्यू निफ्टी पर, उसके बाद फिर हम सवाल लेते हैं। हाँ जी, वेल गुड मॉर्निंग टू यू। और सुनकर अच्छा लगा जो इजराइल में हो रहा है, गुड नॉलेज, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला, थैंक यू वेरी मच। पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है निफ्टी में आपको मिल सकता है, ट्रेड कर रहा है निफ्टी अभी 19663 फ्यूचर की बात करता हूँ। एक अप्पू मिलेगा तो जो परसों का जो क्लोज था, शायद वहां पर उसको अटैक करने की कोशिश कर सकता है और शायद उसके पास भी पार जा सकता है। तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है। सपोर्ट का है 19630 फ्यूचर्स में सपोर्ट है, जब तक हम उसके ऊपर है तब तक ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें फ्यूचर्स की, तो लगता है कि यहाँ पर स्लो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी ठीक ही नजर आता है। इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट है 44,200 फ्यूचर्स में। अगर अप्पू मिलता है तो शायद एक लेवल 44,330, ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है और मुझे लगता है बैंक निफ्टी जाएगा। वो अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी को थोड़ा पुश मिल जाएगा, तो ठीक ही लगता है मुझे। ये है राय है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। चलिए सवाल लेते हैं। गौरव मलिक फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गौरव, बताइए क्या सवाल है। सर मेरे पास अदानी ग्रीन के 30 शेयर्स है 942 के रेट पे। अब मैं उसे सेल करूं, होल्ड करूं या कोई एनर्जी में दूसरे स्विच में करूं, क्योंकि कुछ पॉजिटिव दिखनी है, 1000 जाता है फिर वापस डाउन आ जाता है। गावा सर, अच्छा सवाल इनका, बिल्कुल प्राइस टू प्राइस पे खड़े हुए हैं अडानी ग्रीन में। फिर 1000 पे जाएगा, फिर बेच दीजिएगा। आपने बोला कि 1000 तक जाता है फिर वापस आता है, ये 1000 पर जाता है बिल्कुल और जाएगा भी। होल्ड कीजिए, 1000 के आसपास बेच दीजिएगा। तो 1000 के आसपास इस बार जाए तो गौरव इसको बेच दीजिएगा, गावा सर की राय। अगला सवाल राजू का है जो मुंबई से जुड़ रहे हैं। राजू, बताइए क्या सवाल है। सर मेरे पास सैटिन क्रेडिट का शेयर है 237 के भाव पे और एनटीपीसी है मेरे पास 100 शेयर 248 के भाव पे। दूसरा कौन सा बताया? एनटीपीसी जी 100 शेयर है 248 के रेट की। ठीक। गावा सर, पहले सैटिन क्रेडिट 237 पे ले रखे इन्होंने। ठीक है, पड़ा रहे, क्योंकि स्ट्रक्चरली ठीक लगता है। सैटिन ट्रेड करा है 232 पे, लॉस पे लगता है इनको 5 रुपए का, लेकिन नथिंग टू वरी, होल्ड जाए कीजिए। 250 तक जा सकता है तो प्रॉफिट में चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम, घबराने की बात नहीं है। और दूसरा है एनटीपीसी, मेरे ख्याल से सुना है मैंने। हाँ, एनटीपीसी एक्चुअली लो बीटा स्टॉक है, हमेशा साइडवेज चलता है, कभी कभी अपमूव मिल जाता है। अब साइडवेज जोन पर है, अपमूव मिलेगा 250 तक जा सकता है एनटीपीसी, तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं शायद। ओके। अगला सवाल कृष्णकांत, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। कृष्णकांत जी, सवाल पूछिए। जी नमस्कार नीरज सर, नमस्कार गावा सर। सवाल सर, आईजी पेट्रोकेमिकल है मेरे पास 30 शेयर 457 के प्राइस पे, आशियाना है 100 शेयर 212 की प्राइस पे और एक शेयर है धर्मज 69 शेयर 238 के प्राइस पर। धर्मज यार देखते हैं, चूंकि बहुत रिसेंट लिस्टिंग है मुझे लगता है, तो उसमें चार्ट नहीं, लेकिन आईजीपी और आशियाना लेते हैं। गावा सर, आईजीपी बताइए। आईजीपी मतलब तो इंदिरा गैस का है? नहीं, आईजी पेट्रोकेमिकल्स। गावा सर, आईजी पेट्रोकेमिकल 510 रुपए, 11 रुपए पे इस समय। इंद्रप्रस्थ गैस कर सकते हैं गैस को? नहीं ना? नहीं, इंद्रप्रस्थ नहीं। मैं नंबर बताऊं आपको क्या? हाँ प्लीज 500199 500199 आईजी पेट्रो। हाँ मुझे मिल रहा था I.G.पेट्रो है। एनीवे ठीक है, मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए। सपोर्ट से बाउंस मिला है, कल जो लो देखा हमने सपोर्ट के आसपास था, आज आपको मिला है। पॉसिबल है कि आपको मिले 535 के करीब, फिर वापस जा सकता है, तो फिर होल्ड कीजिए। और दूसरा शेयर इनका आशियाना हाउसिंग।
आशियाना, ASH, आशियाना हाउसिंग, यस मिल गया मुझे। ये ठीक लगता है मुझे, और जो प्रॉपर्टी स्टॉक्स भी अच्छे लगते हैं मुझे। साइडवेज जोन पर है, लेकिन अपमूव ऑन है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, तो अपसाइड करीब 218 के करीब है, वहां तक जा सकता है, एक अपमूव मिलना चाहिए। यस, आशियाना हाउसिंग। और धर्मज क्रॉप इन्होंने रिसेंटली रेस वाला कर लिया है, इस पे देखेंगे। धर्मज क्रॉप 543 687 687 धर्मज, यस अच्छा स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए। लिस्टिंग के बाद अपमूव मिला है, फिर कंसोलिडेशन मिला, अपमूव फिर मिला है। 210 का स्टॉप लगाई, जब तक 210 के ऊपर तब तक ठीक है। जो कंसोलिडेशन हुआ है करीब करीब 2-3 महीने का कंसोलिडेशन हुआ है, इससे लगता है कि ये 234 पे रुकेगा नहीं, 250 की तरफ भी जाएगा, तो अपमूव ऑन है, बिल्कुल होल्ड कीजिए, घबराइएगा मत। ओके, इसको होल्ड करिएगा आप। अगला सवाल लेते हैं धीरज बाफना का चेन्नई से। धीरज जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्ते सर, मेरा आईओबी है 1300 शेयर 16.5 के परचेज में, तो इसको सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए सर। एंड है IRFC 575 है फॉर द परचेज ऑफ 26 रुपीज। कौन सा IRFC, ओके ठीक हाँ जी है, सर। एक लेते हैं। गावा सर, इंडियन ओवरसीज बैंक इन्होंने लिया था 16.5 रुपए पे और इस समय ट्रेड कर रहा है 44 रुपए 29 पैसे पे। अच्छा प्रॉफिट हो गया, बने रहे क्या अभी भी? इंडियन ओवरसीज जो बैंक है तो बढ़िया। इसका मैं लार्जर टर्म स्टॉक देखता हूं तो लगता है कि इसमें आपको मिलना चाहिए। इनको कम से कम थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए और बाकी पर स्टॉप लगाना चाहिए। मैं स्टॉप लगाने की जगह भी बता दो, क्योंकि लॉक होना चाहिए इनका प्रॉफिट। 40 लगाइए स्टॉप लॉस, अगर 40 पीछे तो पूरा का पूरा पैसा ले लीजिए, लेकिन अपमूव ऑन है। इनको अगर नजरिया क्या है मुझे पता नहीं इनका, लॉन्ग टर्म का नजरिया मेरे ख्याल से होना चाहिए, 1-1.5 साल का, 2 साल का, तो फिर अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका ऑन हायर टाइम पे। मैटर ऑफ टाइम आप ऊपर ही जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर ही जाएगा। ये स्टॉक होल्ड के लायक है। नजरिया 40 पे स्टॉप लॉस लगाएं, उसके नीचे जाए तो फिर पूरा बेच दें। गावा से एक और इनके पास है IRFC वेल होल्ड करना चाहिए बिल्कुल। मेरे ख्याल से आप 75 पे ट्रेड कर रहा है IRFC, अपमूव ऑन है, 71 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, फिर 90 की तरफ जाएगा, जो रिसेंट हाई हमने देखा था, तो यस इट्स अ होल्ड। IRFC में होल्ड करके चलिए। अगला सवाल विशाल, हिमाचल प्रदेश। विशाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। हिमाचल में कहाँ से? हिमाचल में मैं सर ऊना डिस्ट्रिक्ट सर। ऊना से, ओके बताइए, सवाल बताइए सर। सर मेरे पास ये अपना बैंक ऑफ महाराष्ट्र का और धनलक्ष्मी बैंक का शेयर है। मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 500 शेयर है, 48.5 का बाइंग है, और धनलक्ष्मी बैंक का 19.5 का बाइंग है। तो सर मैं इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, तो वो सही है, थोड़ा बताएंगे तो। कहो सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बताइए 48-50 की बाइंग। बैंक ऑफ महाराष्ट्र होल्ड करना चाहिए बिल्कुल। मेरे ख्याल से 40 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये भी बॉटम आउट प्रोसेस हो गया है। तो एंटायर PSU बास्केट में बॉटमिंग आउट प्रोसेस और कभी-कभी वक्त लगता है, तो मेरे ख्याल से होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिए। धनलक्ष्मी बैंक यहाँ पर भी होल्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छा अपमूव मिला, राइट फ्रॉम 15-30 चला गया, डबल हो गया। लेकिन देखा जाए तो अपमूव ऑन है धनलक्ष्मी बैंक में, ये भी होल्ड कर सकते हैं, होल्ड के लायक है। और कभी-कभी हो सकता है 42-43 चला जाए, वहां पर थोड़ी रेजिस्टेंस है, वहां पर प्रॉफिट थोड़ा बुक कर सकते हैं, लेकिन अपमूव ऑन है धनलक्ष्मी बैंक। ओके, अपमूव ऑन है, दोनों में ही होल्ड करना चाहिए। अगला सवाल है दीपांकर हल्दर का कोलकाता से। दीपांकर जी नमस्ते। हाँ नमस्कार सर जी। सर मेरा सवाल है कि वो SBL पावर का मेरे पास 100 शेयर है एट द रेट ऑफ 250, और HSCL हिमाद्री केमिकल्स। ठीक है, मैं देखता हूँ। गावा सर HBL पावर बताइए, 250 पे 100 शेयर्स, 284 पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना पड़ेगा 260 का और होल्ड कीजिए। मोमेंटम है, थोड़ा स्ट्रेच भी और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन उसने थोड़ी महंगे जगह पे लिया, इसलिए 260 का स्टॉप है, कम से कम 10 रुपया तो मिलेगा, तो होल्ड कीजिए बिल्कुल। और दूसरा कौन सा बताया उन्होंने? हिमाद्री केमिकल, हिमाद्री HSCL मेरे ख्याल से। वेल हिमाद्री केमिकल भी अच्छा लगता है, थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच है, लेकिन साइडवेज मूव है, लेकिन स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। इनका नजरिया अगर 1-2 साल का है तो होल्ड करना चाहिए बिल्कुल। HSCL साल 2 सर HFCL नहीं है, हिमाद्री केमिकल दूसरा शेयर डॉक्टर साहब, HFCL नहीं, HSCL हाँ। जी हिमाद्री ये वाला, ये 244। चलिए 244 पे ट्रेड कर रहा है जी। गावा सर बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। और मार्केट बहुत अच्छी मजबूती के साथ अब भी कामकाज कर रहा है, मतलब 5 से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर हैं हर एक गिरने वाले शेयर के सामने, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ब्रॉडर मार्केट में। इसलिए मिड कैप आपको करीब करीब 450 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पे दिखा रहा है।
छोटा सा एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।